हाय एवरीवन। तो आज फिर से आप सबका एक और वीडियो में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम एसएससी जीडी के जीएस पार्ट के प्रैक्टिस सेट 1 को लेकर आए हैं। तो यदि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाली है। सो बने रहिए वीडियो के अंत तक। और साथ ही यदि आप इस चैनल पर नए हों तो ऐसे ही और वीडियोज के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार असम में देवी कामाख्या के मासिक धर्म की अवधि को चिन्हित करता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, अम्बुबाची मेला। अम्बुबाची मेला त्यौहार असम में देवी कामाख्या के मासिक धर्म की अवधि को चिन्हित करता है। ऑप्शन में देखा जाए तो मोत्सू त्यौहार जो है यह नागालैंड का उत्सव है, बंगाला जो है वह मेघालय का उत्सव है और वहीं चापचरकूट मिजोरम का उत्सव है। असम के और अन्य त्योहारों के बारे में जानते हैं। तो बिहू त्यौहार जो है यह असम का बहुत ही प्रमुख त्यौहार है। यह 3 प्रकार का होता है। पहला जो है वह बोहाग बिहू, जिसे हम रंगोली बिहू के नाम से भी जानते हैं। यह प्रत्येक वर्ष अप्रैल माह में मनाया जाता है। दूसरा है कंगाली बिहू, जिसे हम काती बिहू के नाम से भी जानते हैं और यह प्रत्येक वर्ष अक्टूबर माह में मनाया जाता है। तो वहीं तीसरा जो है यह भोगाली बिहू है, जिसे हम माघ बिहू के नाम से भी जानते हैं और यह प्रत्येक वर्ष 14 जनवरी को मनाया जाता है। असम के और अन्य त्यौहार में मीदम मीफी, करम पूजा, चाय महोत्सव, वैसागु उत्सव, मांजुली उत्सव, देहिंग पटकाई, अम्बुबाची, अलिये लिगांग और रोंगकर, यह सभी असम के प्रमुख त्यौहार हैं। रोंगकर जो त्यौहार है इसे चोमांगकन फेस्टिवल के नाम से भी जानते हैं। आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन है, ओलंपिक्स में भारत के प्रथम ध्वजवाहक का नाम क्या था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, पूर्मा बनर्जी। पूर्मा बनर्जी एक महिला खिलाड़ी हैं और इनका संबंध दौड़ से है। ये सन 1920 में एंटवर्प में आयोजित ओलंपिक्स में भारत की प्रथम ध्वजवाहक बनी। इस ओलंपिक खेल में भारत की तरफ से कुल 5 सदस्य गए थे। इस क्वेश्चन से जुड़े अन्य इम्पॉर्टेंट पॉइंट को देखते हैं। तो आधुनिक ओलंपिक खेल पर आधारित ओलंपिक खेल की शुरुआत 1896 में हुई और आधुनिक ओलंपिक खेल पर आधारित पहली बार ओलंपिक खेल का आयोजन एथेंस में 1896 में हुआ था। तो प्राचीन ओलंपिक खेल 776 ईसा पूर्व रोम में आयोजित हुआ था और यह केवल एक ही बार आयोजित हुआ था। भारतीय ओलंपिक संघ का गठन 1927 में हुआ था और इसके पहले अध्यक्ष सर दोराबजी टाटा थे और भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष पीटी उषा जी हैं। भारत का पहला ओलंपिक पदक विजेता केडी जाधव जी हैं। इन्होंने 1952 में हेलसिंकी में आयोजित कुश्ती गेम में ब्रॉन्ज पदक जीता था। भारत ने अपना पहला ओलंपिक गोल्ड सन 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक्स में आयोजित हॉकी गेम में जीता था। इस गोल्ड को एक टीम ने जीता था। भारत ने अपना पहला ओलंपिक गोल्ड व्यक्तिगत रूप से अभिनव बिंद्रा ने 2008 में बीजिंग में आयोजित शूटिंग गेम में जीता था। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो निम्नलिखित में से कौन सा आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, कुचिपुड़ी। शास्त्रीय नृत्य कुचिपुड़ी का नाम असम के कुचैलापुरम गांव, जो कि कृष्णा जिला में स्थित है, से लिया गया है। कुल शास्त्रीय नृत्यों की संख्या जो है वह 8 है। पहला जो है मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य, जो कि मणिपुर का है। भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य तमिलनाडु का है। मोहिनी अट्टम शास्त्रीय नृत्य केरल का है। ओडिसी शास्त्रीय नृत्य ओडिशा का है। कथकली शास्त्रीय नृत्य केरल का है और कथक शास्त्रीय नृत्य उत्तर प्रदेश का है और सत्रिया शास्त्रीय नृत्य असम का है। सत्रिया शास्त्रीय नृत्य सबसे नया शास्त्रीय नृत्य है। इसे सन 2000 में शास्त्रीय नृत्य घोषित किया गया था और यह 500 वर्ष पुराना है। वहीं भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य सबसे पुराना है, 2000 वर्ष पुराना शास्त्रीय नृत्य है। कथकली और मोहिनी अट्टम दोनों केरल राज्य के शास्त्रीय नृत्य हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्रिकेट विश्व कप 1983 के फाइनल मैच में निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने सर्वाधिक रन बनाए थे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, कृष्णामचारी श्रीकांत।
कृष्णामाचारी श्रीकांत, जिन्हें हम के श्रीकांत के नाम से जानते हैं, ने 57 गेंदों पर 38 रन बनाकर क्रिकेट विश्व कप 1983 के फाइनल मैच में सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए थे। क्रिकेट विश्व कप 1983 में मैन ऑफ द मैच मोहिंदर अमरनाथ थे, क्योंकि इन्होंने 12 रन देकर 3 विकेट लिया था। पहला क्रिकेट वर्ल्ड कप 1975 में आयोजित हुआ था, जिसकी विजेता टीम वेस्टइंडीज़ थी और इसने इंग्लैंड को हराया था। द्वितीय क्रिकेट विश्व कप 1979 में आयोजित हुआ था, जिसकी विजेता टीम वेस्टइंडीज़ थी और इसने ऑस्ट्रेलिया को हराया था। तृतीय क्रिकेट विश्व कप 1983 में आयोजित हुआ था, जिसकी विजेता टीम भारत थी। इसने लगातार 2 बार हुई विजेता टीम वेस्टइंडीज़ को हराया था और 43 रनों से हराया था। क्रिकेट विश्व कप 1983 का फाइनल मैच इंग्लैंड के लॉर्ड्स का मैदान में आयोजित हुआ था। क्रिकेट विश्व कप 2011, जिसका आयोजन इंडिया, बांग्लादेश और श्रीलंका में हुआ था, जिसमें भारत देश श्रीलंका को हराकर विजेता बनी थी। क्रिकेट विश्व कप 2011 का मैन ऑफ द मैच महेंद्र सिंह धोनी थे। क्रिकेट विश्व कप 2011 में सर्वाधिक रन गौतम गंभीर ने 97 रन बनाए थे। क्रिकेट विश्व कप 2011 में मैन ऑफ द टूर्नामेंट युवराज सिंह थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम चिन्नास्वामी क्रिकेट स्टेडियम किस शहर में स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, बेंगलुरु में। एम चिन्नास्वामी क्रिकेट स्टेडियम बेंगलुरु शहर में स्थित है। ऑप्शन से देखा जाए तो कोलकाता में ईडन गार्डन स्टेडियम है, मुंबई में वानखेड़े और ब्रेबोर्न स्टेडियम है, दिल्ली में अरुण जेटली स्टेडियम है। एम ए चिदम्बरम स्टेडियम चेन्नई में है। इसी स्टेडियम में वर्ल्ड कप 2023 का पहला मैच हुआ है। नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जिसे हम मोटेरा स्टेडियम के नाम से भी जानते हैं, यह अहमदाबाद में है। राजीव गांधी स्टेडियम हैदराबाद में है। ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर में है। बाराबती स्टेडियम कटक में है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जागोई भारतीय शास्त्रीय नृत्य के निम्नलिखित में से किस नृत्य रूप का एक प्रमुख शैली है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, मणिपुरी की। जागोई भारतीय शास्त्रीय नृत्य मणिपुरी नृत्य रूप की एक प्रमुख शैली है। जागोई जो है, यह नृत्य का एक भाव होता है, जिसे लास्य भाव अर्थात धीमे धीमे करने वाला डांस कहते हैं। चोलम जो होता है, यह भी एक नृत्य का भाव होता है, जिसे तांडव भाव कहते हैं, अर्थात तेज डांस करने वाला भाव कहते हैं। मणिपुरी के अन्य नृत्य शैली के बारे में जानते हैं तो लाई हरोबा, काबुई नृत्य और थांगता नृत्य, जिसे हम मार्शल आर्ट कहते हैं, ये सभी मणिपुरी की अन्य नृत्य शैलियाँ हैं। थांगता नृत्य आत्मरक्षा के लिए किया जाने वाला नृत्य थांगता नृत्य होता है, जिसे हम मार्शल आर्ट के नाम से जानते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती ने एक संगठन डैश, जिसने हिंदू धर्म में सुधार का प्रयास किया, की स्थापना की। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, आर्य समाज की। स्वामी दयानंद सरस्वती ने एक आर्य समाज संगठन की स्थापना की, जिसने हिंदू धर्म में सुधार का प्रयास किया। आर्य समाज की स्थापना 1875 में मूलशंकर, जो कि दयानंद सरस्वती जी हैं, ने की। इनके गुरु का नाम विरजानंद था। दयानंद सरस्वती का नारा था, वेदों की ओर लौटो। इनकी बुक का नाम सत्यार्थ प्रकाश है और यह हिंदी भाषा में है। वेदांग प्रकाश और वेद भाष्य दोनों के लेखक स्वामी दयानंद सरस्वती जी हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती ने गिरगांव, जो कि मुंबई में स्थित है, वहां पर आर्य समाज की स्थापना की। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक को उसकी सैन्य उपलब्धियों के कारण भारत का नेपोलियन कहा जाता था? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को उसकी सैन्य उपलब्धियों के कारण भारत का नेपोलियन कहा जाता था। गुप्त साम्राज्य का संस्थापक श्रीगुप्त जी हैं। इनके बाद घटोत्कच और घटोत्कच के बाद चंद्रगुप्त प्रथम आया। चंद्रगुप्त प्रथम को ही गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहते हैं। चंद्रगुप्त प्रथम सन 319 एडी अर्थात 1700 वर्ष पहले गुप्त साम्राज्य की गद्दी पर बैठा और इसी दिन गुप्त कैलेंडर अर्थात संवत चलाया।
चंद्रगुप्त प्रथम के बाद आया समुद्रगुप्त, जिसने भारत में 335 से लेकर 380 एडी तक शासन किया। स्मिथ ने अपनी पुस्तक अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हमारे संविधान की प्रस्तावना में नहीं लिखा गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, साम्यवादी। साम्यवादी शब्द हमारे संविधान की प्रस्तावना में नहीं लिखा गया है। हमारे संविधान में 3 तरह के न्याय की बात की गई है, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय। हमारे संविधान में 5 तरह की स्वतंत्रता की बात की गई है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। और हमारे संविधान में 2 तरह की समताओं अर्थात समानता की बात की गई है, प्रतिष्ठा और अवसर की समता। 42वें संविधान संशोधन में 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता को। प्रस्तावना की मूल ढांचे को कभी नहीं बदला जा सकता है, हाँ संशोधन किया जा सकता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में वर्णित शब्दों का क्रम बताइए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व। दोस्तों इमेज में भी आप देख सकते हैं, पहले न्याय की बात की गई है, उसके बाद स्वतंत्रता की, फिर समता की और उसके बाद बंधुत्व की। तो यही इनका सही क्रम है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संघ शासित क्षेत्र में से सबसे छोटा कौन सा है? संघ शासित मतलब यूनियन टेरिटरी अर्थात यूटी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, लक्षद्वीप। लक्षद्वीप सबसे छोटा संघ शासित क्षेत्र है, जिसका कुल क्षेत्रफल 32 वर्ग किलोमीटर है। और दूसरा सबसे छोटा संघ शासित क्षेत्र चंडीगढ़ है, जिसका कुल क्षेत्रफल 144 वर्ग किलोमीटर है। भारत का वर्तमान में सबसे बड़ा संघ शासित क्षेत्र लद्दाख है, जिसका कुल क्षेत्रफल 59,196 वर्ग किलोमीटर है। और दूसरा सबसे बड़ा संघ शासित क्षेत्र अंडमान निकोबार है, जिसका कुल क्षेत्रफल 8,249 वर्ग किलोमीटर है। राज्यों के बारे में जानते हैं तो भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, जिसका कुल क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। सबसे छोटा राज्य गोवा है, जिसका कुल क्षेत्रफल 3,702 वर्ग किलोमीटर है। और दूसरा सबसे छोटा राज्य सिक्किम है, जिसका कुल क्षेत्रफल 7,096 वर्ग किलोमीटर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, महानदी पर। हीराकुंड बांध महानदी पर बनाया गया है, जो कि ओडिशा में स्थित है। यह भारत का सबसे लंबा बांध है, जिसकी लंबाई लगभग 25.79 किलोमीटर है। भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी है, जो कि भागीरथी नदी पर स्थित है। वहीं भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय अर्थात ग्रेविटेशनल बांध भाखड़ा नांगल है, जो कि पंजाब में सतलज नदी पर बनाया गया है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली संपूर्ण जनगणना कब की गई थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 1881 में। भारत में पहली संपूर्ण जनगणना 1881 में रिपिन के समय में की गई थी। 1881 के बाद हर 10 वर्ष में जनगणना होती है। भारत में पहली अनियमित जनगणना 1872 में मेयो के समय पर की गई थी। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 में की गई थी। जनगणना एक्ट 1948 में आया, जिसे सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा पारित किया गया था। आर्टिकल 246 के तहत जनगणना संघ सूची का विषय है। भारत के पहले जनगणना आयुक्त WC प्लेडोन थे और पहला भारतीय शहर ढाका है, जिसकी संपूर्ण जनगणना 1830 में हेनरी वाल्टर द्वारा की गई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के नई श्रृंखला के 50 रुपये के बैंक नोट का आधार रंग क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, फ्लोरोसेंट नीला। नई श्रृंखला के 50 रुपये के बैंक नोट का आधार रंग फ्लोरोसेंट नीला है और नोट की साइज 135x66 mm है, जिस पर हम्पी के स्मारक का चित्र बना हुआ है। स्टोन ग्रे कलर
500 रुपये के नोट का है चॉकलेट भूरा कलर 10 रुपये के नोट का है और लेवेंडर कलर 100 रुपये के नोट का है। नोट के बारे में जान लेते हैं। तो 1 रुपये का जो नोट है उसका साइज है 97 × 63 mm। 5 रुपये के नोट की साइज 117 × 63 mm है। 10 रुपये के नोट का साइज 97 × 63 mm है, जिस पर कोणार्क मंदिर का चित्र बना हुआ है। 20 रुपये के नोट का साइज 129 × 63 mm है, जिस पर एलोरा गुफा का चित्र बना हुआ है। 50 रुपये के नोट का साइज 135 × 63 mm है, जिस पर हम्पी के स्मारक का चित्र बना हुआ है। 100 रुपये के नोट का साइज 142 × 63 mm है, जिस पर रानी की वाव का चित्र बना हुआ है। 200 रुपये के नोट का साइज 146 × 66 mm है, जिस पर सांची का स्तूप का चित्र बना हुआ है। 500 रुपये के नोट का साइज 150 × 66 mm है, जिस पर दिल्ली के लाल किले का चित्र बना है। वहीं 2000 के नोट का साइज 166 × 66 mm है, जिस पर मंगलयान का चित्र बना हुआ है। हमारा अगला क्वेश्चन है, वह तापमान जिसका पाठ्यांक फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों पैमाने में समान रहता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी -40 डिग्री सेल्सियस। -40 डिग्री सेल्सियस ऐसा तापमान है जो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों पैमानों में समान रहता है। इसके लिए एक सूत्र है C/5 बराबर F-32/9। इसमें हम यदि C बराबर 40 डिग्री सेल्सियस रखेंगे तो F का मान भी -40 डिग्री सेल्सियस प्राप्त होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि इसके लिए रासायनिक सूत्र H2SO4 है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी आयल ऑफ विट्रियोल का। आयल ऑफ विट्रियोल का रासायनिक सूत्र H2SO4 होता है। H2SO4 को कशिश का तेल, किंग ऑफ केमिकल आदि के नाम से भी जानते हैं। म्यूरिएटिक एसिड को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अर्थात HCl कहते हैं। हरा विट्रियोल को फेरस सल्फेट अर्थात FeSO4 कहते हैं। नीला विट्रियोल, जिसे हम नीला थोथा के नाम से भी जानते हैं, इसे कॉपर सल्फेट को कहते हैं CuSO4। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस विटामिन को थायमिन के नाम से भी जाना जाता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए विटामिन B1। विटामिन B1, जिसे विटामिन बी भी कहते हैं, इसे ही थायमिन नाम से जाना जाता है। मुख्य विटामिन और उनके रासायनिक नाम। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। विटामिन बी का रासायनिक नाम थायनिन है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है और विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरोल है और विटामिन ई का रासायनिक नाम फ्लोक्विनोन है। जल में घुलनशील विटामिन जो है वह विटामिन बी और विटामिन सी यही दोनों होते हैं। वसा में घुलनशील विटामिन विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन ई और विटामिन के होते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश से संबंधित लेखक जाजी जोस्पोडिनो ने इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2023 जीता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी बुल्गारिया से। लेखक जाजी जोस्पोडिनो जिन्होंने इंटरनेशनल बुकर प्राइज जीता है वह बुल्गारिया से संबंधित हैं। इनकी पुस्तक का नाम टाइम शेल्टर है, जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन एजेला रॉडल ने किया है। बुकर प्राइज अंग्रेजी लेखकों को दिया जाता है और इसकी शुरुआत 1996 में हुई थी। इंटरनेशनल बुकर प्राइज की शुरुआत 2005 से हुई है। हमारा अगला क्वेश्चन है, चर्चित नम्दा कला का संबंध किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर से। नम्दा कला, जो कि मुगल काल की एक प्रसिद्ध कला थी, जम्मू कश्मीर की कला है और यह 16वीं शताब्दी की कला है। PM कौशल विकास योजना के तहत इसे निर्यात की मंजूरी मिली। हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व क्रिकेट में लगातार 100 टेस्ट मैच खेलने वाले प्रथम गेंदबाज कौन बने हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी नाथन लियोन। दोस्तों यहाँ सी हो गया है, इसे बी कर लेंगे। नाथन लियोन जो है वह ऑस्ट्रेलिया से हैं और विश्व क्रिकेट में लगातार 100 टेस्ट मैच खेलने वाले प्रथम गेंदबाज बने हैं। टेस्ट मैच में सर्वाधिक विकेट मुरलीधरन के हैं 800 विकेट। टेस्ट मैच में दूसरे सर्वाधिक विकेट जेम्स एंडरसन के हैं 640 विकेट और टेस्ट मैच में तीसरे सर्वाधिक विकेट स्टुअर्ट ब्रॉड के हैं। दोस्तों ये दोनों जो खिलाड़ी हैं यह इंग्लैंड के हैं।
तो दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। साथ ही चैनल पर नए हों तो ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।